नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी आज प्रस्तुत है। इस कार्यक्रम की छठी कड़ी पेश करेंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। विषय है पंचायत से पार्लियामेंट तक। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना? है ना? शायद आपको लगता है कि ये गमगीन शो होने वाला है। बिल्कुल नहीं, ये है नई सोच नई कहानी, और एक नई सोच के साथ कुछ पुरानी कहानियों के साथ आज हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत हुए हैं। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आजकल इसका हल्ला हर गली हर मोहल्ले में है, हर गांव में। सिर्फ महिलाएं नहीं, सिर्फ बेटियां नहीं, बल्कि परिवार भी अब इस बात की चर्चा करते हैं कि क्या ये संभव है कि एक साधारण परिवार की महिला, एक साधारण परिवार में जन्मी बेटी राष्ट्र की राजनीति में अपना योगदान दे सकती है। बिल्कुल संभव है। इसीलिए तो जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ हमारी लोकसभा में, हमारी राज्यसभा में, 128वां संविधान संशोधन विधेयक जब राष्ट्र को समर्पित किया गया, तब एक नया उत्साह, एक नया जोश देश की राजनीति में और देश की महिलाओं में देखने को मिला। महिलाओं ने कहा कि हाँ, अगर हम ठान लें तो सिर्फ कामकाजी महिला बनकर नहीं रहेंगी, सिर्फ घरेलू महिला बनकर नहीं रहेंगी, सिर्फ छात्राएं बनकर नहीं रहेंगी, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हम अपना परचम लहराएंगे। बात अगर शुरू की है पंचायत की, तो कई लोगों को ये खुशफहमी होती है कि पंचायत की महिला मतलब शायद रूढ़िवादी हो, शायद लंबा लंबा घूंघट काढ़े कहीं बैठी हो, शायद हाथ में कहीं डंडा हो, शायद किसी अधिकारी से झगड़ा करती हो। अगर आपकी ये सोच है तो उसको थोड़ा हम बदल दें। एक महिला ऐसी भी जो हमारे मध्य में है, एमए की शिक्षा प्राप्त करके, जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री का पुरस्कार प्राप्त किया है, जिन्होंने चाहे उड़ीसा हो, भोपाल हो, भुवनेश्वर हो, राष्ट्रीय कार्यशालाओं में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जिनको फिक्की जैसी संगठनों के माध्यम से चेंज मेकर का खिताब भी प्राप्त हुआ है। बहुआयामी। क्या कहना चाहिए प्रियंका तुम्हारे बारे में? प्रियंका तिवारी, ये बताओ, एमए करने के बाद लोगों को ये गलतफहमी होती है कि ये पार्लियामेंटेरियन बनेगी। पंचायत से शुरुआत कैसे की तुमने? नमस्कार मैम। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स की शुरुआत सबको पंचायत से ही करनी चाहिए, क्योंकि जो रूट है पंचायत, अगर हम उसमें सुधार कर लेंगे तो ना चाहते हुए हम देश के हर स्तर का सुधार उसी स्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। तो मेरी जर्नी भी यही सोच के शुरू हुई थी कि मैं अपने ग्राम क्षेत्र में कुछ विकास ऐसा करवाऊं जो मेरे जाने के बाद में भी निश्चित वहीं बना रहे और वहाँ पे और बेहतरी का काम आगे बढ़ाया जा सके। उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिला जब पंचायत में अपनी सेवा देती है तो उससे क्या फ़र्क नज़र आता है प्रियंका? मेरी पूरी पढ़ाई लिखाई शहर में हुई है और उसके बाद में मेरा गांव में आना हुआ। मैंने गांव की स्थिति, परिस्थिति, परेशानियां, हर चीज़ को महसूस किया है और मैं ये जानती हूँ कि बाहर की दुनिया और गांव की दुनिया बहुत अलग है। अगर मैं वो चीज़ जो शहरों में लोगों को मिल रही है, अगर मैं गांव में मुहैया करवा सकती हूँ, जिसके लिए हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है और हम ये कर सकते हैं, तो मेरी जर्नी भी यहीं से शुरू हुई थी मैम, कि मैं कैसे अपने गांव के लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को डिजिटाइजेशन से कैसे उनको जोड़ूं, अपने गांव में कैसे वाईफाई लगवाऊं, लोगों को कैसे सीसीटीवी का यूज़ बताऊं, कैसे उनको सुरक्षा मुहैया कराऊं। मैंने हर तरह से हर फील्ड में कोशिश की है कि मैं चहुमुखी विकास करवाऊं गाँव का, चाहे वो पंचायत घर हो, लाइब्रेरी हो, अंत्येष्टि स्थल हो, ब्लॉक प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर हो। और मैम ऐसे बहुत से काम मैंने किए हैं जिसको मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरी जर्नी बहुत लंबी है। मुझे गांव की सोच पे काम करना है। प्रियंका ने कहा मेरी जर्नी लंबी है, मतलब इनकी निगाह पार्लियामेंट पर निश्चित रूप से है। लेकिन प्रियंका ये बताओ, कई महिलाएं रही होंगी गाँव में जिन्होंने पंचायत स्तर पर योगदान दिया हो, लेकिन तुम्हारे जितना पढ़ लिख नहीं पाई हों, तो जब उनके साथ इंटरेक्शन होता है या तुमसे उम्र में बड़ी हों, जिनका अनुभव बहुत लंबा हो, तो वो इंटरेक्शन में कई बार आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन है कि अरे ज़्यादा पढ़ लिख गई हैं, इनको नहीं समझ आ रही हमारी साधारण मुसीबतें? ऐसा हुआ है कभी? जो महिलाएं होती हैं गांव में, जो कार्य कर रही हैं, उनसे बात करके मैंने प्रेरणा ही ली है कि उनको कौन कौन सी समस्या आई हैं, किस वजह से वो पीछे रह गई, किस वजह से वो उस कार्य को नहीं कर पाई, वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। तो मैंने उन लोगों से उस चीज़ में प्रेरणा ली है, उनकी हर समस्या को समझा है,
मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही अब तक इस स्टूडियो में 2 स्मृति विराजमान हूँ। जी हाँ, मेरे साथ है स्मृति सिंह जो निवर्तमान प्रधान है रतसर कला बलिया से। लेकिन स्मृति, तुमने तो शुरुआत की थी 23 साल की उम्र में ग्राम प्रधान बनकर। एक महिला, ऊपर से महिला जिसने MA किया है, और फिर वो महिला 23 साल की उम्र में प्रधान बनना चाहती है। तो गांव के बड़े बुजुर्गों ने क्या कहा? सबसे पहले तो सबको नमस्ते मेरा। और मेरी जर्नी बहुत ही वैसी रही क्योंकि मैं 4 मेरी बहनें हैं मैम, और मेरा एक ही ब्रदर है, एंड पेरेंट्स मेरे दोनों ही 2015 में एक्सपायर कर गए, और 2015 में ही मैं प्रधान बन के आई मैम। और मैंने पूरे इंडिया का रिकॉर्ड बनाया है 3000 वोट मार्जिन से जीतने का। आज तक कोई भी प्रधान 3000 वोट मार्जिन से जीत करके नहीं आया है। तो मेरी ग्राम पंचायत का मुझ पे बहुत 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 ज़्यादा उपकार है। और जैसा कि सब जानते हैं कि ग्राम पंचायतों में अमूमन देखा गया है कि खादी वस्त्रधारी सफ़ेद सफ़ेद कपड़े में मूंछों पे ताव देते हुए लोग आते हैं। तो निसंदेह जहाँ पे मैं जाती थी वहाँ पे लोग मुझे पहले देख के शॉक्ड हो जाते थे, तुम ही प्रधान हो, तुम ही लड़ोगी, अरे तुम तो बहुत छोटी हो, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स तो इतना किए हैं, तुमसे क्या, उनका जो लिगेसी है वो तुम कायम रख पाओगी। तो मुझ पे बहुत ज़्यादा एक प्रेशर था, और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव किया है। एज अ ग्राम प्रधान मैंने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी से मैं सम्मानित हो चुकी हूँ, और योगी जी से भी बहुत बार सम्मानित हो चुकी हूँ मैं। मुझे बताओ स्मृति, 23 साल की उम्र में जो लड़की प्रधान बनना चाह रही है, तो गांव का कितना प्रेशर होता है कि प्रधानी छोड़ो, पहले शादी करो? हाँ मैम, मेरे यहाँ भोजपुरी बेल्ट है तो सब कहते थे बबनी ब्याह कलेबू चल जेबू तक के देखी प्रधानी, ये बोलते थे। तो मैं कहती थी कि मैं शादी नहीं करूंगी, और आगे भी मुझे शादी करने का कोई विचार नहीं है। अरे बाप मैं रे, जो बिल्कुल सुन रहे हैं उनको कह दूं कि ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां जो प्रधान बनती है उनको शादी नहीं करनी होती। मुझे लगता है मैम कि शादी करने के बाद थोड़े बंधनों में बन जाते हैं, और मैं थोड़ा चाहती हूँ कि मैं थोड़ा फ्री रहूं। प्रियंका, ऐसा होता है क्या, बंधन में बन जाते हैं? तुम तो शादीशुदा हो। नहीं, मुझे तो पंख मिले थे। माता पिता के देहांत के बाद राजनीति में काम करते करते, बहनों की, भाई की जिम्मेदारी संभालते संभालते, फिर गाँव की जिम्मेदारी संभालते संभालते, कई बार ऐसा लगा स्मृति कि बस अब होगा नहीं? कई बार नहीं, फर्स्ट 2-3 मंथ जो है बनने के बाद मुझे लगा था प्रधान मतलब जो होता है बहुत बड़ी अचीवमेंट, अब तो मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। मुझे लगे कि मैं बोल दूंगी बस काम हो जाएगा, लेकिन मुझे सिस्टम नहीं पता था बिल्कुल भी। तो सिस्टम सीखा कैसे? सिस्टम कुछ नहीं सीखा, सिस्टम को मुझे सीखना पड़ा। सिस्टम बोलता था कि अरे भगवान, तुम कितने सारे सचिव बदलोगी, कहाँ से डेड ऑनेस्ट सचिव लेकर के आए, तुम अपने हिसाब से काम करना चाहती हो, और तुम्हारा हायर एजुकेशन इतना ज़्यादा है कि तुम सचिव को ही पढ़ा देती हो, DM तक को पढ़ा देती हो। तो मुझे थोड़ी बहुत परेशानियां आई, कुछ समय लगा कि क्विट कर दूं, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वही मेरा टर्निंग पॉइंट था, और मुझे अपनी ग्राम पंचायत को सबसे बेहतर बनाना है। पंचायत से जब तुम पार्लियामेंट देखती हो तो नज़ारा कैसा दिखता है? प्रियंका और स्मृति दोनों अलग अलग बताएंगे, क्योंकि एक शादीशुदा एक नहीं है। तो पार्लियामेंट देखते हो तो कैसा लगता है प्रियंका? ऐसा कभी ना कभी मन में संकल्प होता है कि एक दिन वहाँ पहुँचूंगी? हाँ, कभी कभी आता है मन में कि शायद कभी मैं वहाँ रहूँ तो मैं कौन कौन सी चीज़ों पे काम करूँगी। मेरे दिमाग में आती हैं कभी कभी, जब मैं कोई भी परेशानियाँ देखती हूँ जिसे सुलझाने के लिए मुझे बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, तो उस टाइम पे मेरे मन में ऐसा आता है कि अगर मैं वहाँ होती तो शायद मैं ये बदलाव कर सकती थी। और स्मृति, तुम जब पार्लियामेंट की ओर देखती हो तो क्या मन में ख्याल आता है? दोनों की कार्यशैली एक ही जैसी लगती है। पार्लियामेंट में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि निसंदेह मैं एक दिन वहाँ जरूर जाऊंगी, और महिला के हक की आवाज और महिला के जितने भी बिल्स हुएंगे उनको जरूर पास कराऊंगी। तो मैं इतना ही कहूंगी, एक स्मृति जो पार्लियामेंट में है और दूसरी स्मृति जो पंचायत में है, वो पार्लियामेंट वाली स्मृति आज पंचायत वाली स्मृति से कह रही है कि वो मनिया, तुमने ठान लिया है तो निसंदेह एक दिन तुम भी पार्लियामेंट में लोगों के अधिकारों के लिए निश्चित रूप से आवाज उठाओगी। धन्यवाद मैम। बोले जो थोड़ी कटी हो कन्या, बोले जो
क्या चिंता आपकी परीक्षा की तैयारी में बाधा बन रही है और आप परिणामों के बारे में चिंतित हैं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। एंड वेलकम बैक। एक महिला पंचायत से शुरुआत करती है, सपने लेती है कि पार्लियामेंट तक पहुंचेगी, लेकिन पंचायत से लेकर पार्लियामेंट के बीच में कई महिलाएं विधायक भी बनती हैं, कुछ मेयर बनती हैं, कुछ छात्र राजनीति से ताल्लुक़ रखती हैं तो छात्र राजनीति तक ही सीमित रह जाती हैं। लेकिन ऐसी ही 3 महिलाएं वर्तमान में हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उषा देवी अग्रवाल मेयर कटिहार बिहार से हैं, गंगोत्री जी पूर्व विधायक हैं मंडार विधानसभा झारखंड से, आशा लाकड़ा जी निवर्तमान मेयर रांची की। उषा दी, आप अपने आप का जब परिचय देती हैं कहती हैं मैं एक साधारण गृहिणी हूँ जो मेयर बन गई, लेकिन ये मेयर ऐसी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की स्वनिधि योजना के लोन वितरण के चलते निगम को 12वीं पायदान से उठाकर सीधा 4थी पायदान पर पहुंचा दिया। तो जब हम कहते हैं महिला गृहिणी है और मेयर बन गई है, आपको लगता है लोगों की कम अपेक्षा होती है कि आप अपने काम में उत्तीर्ण होंगी? लोगों की अपेक्षा तो रहती हैं और महिलाओं से अच्छा कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अरे वाह, और ऐसा क्यों, ये बताएं आप। घर का बजट जो होता है, जेंट्स तो हम लोगों को एक सीमित पूंजी दे देते हैं कि आपको इसमें घर चलाना है, लेकिन महिलाएं उसी में पूरा घर चला के कुछ बचत भी कर लेती हैं। तो निगम का बजट जब आपको मैनेज करना पड़ता है उसकी आपने कोई विशेष ट्रेनिंग ली है? नहीं। तो फिर आया कैसे, पढ़ाई कैसे की, तैयारी कैसे की? मेरा जन्म फॉरबिसगंज में हुआ था, वहाँ पर मैंने मैट्रिक तक की पढ़ाई की। उसके बाद मेरी शादी हुई ससुराल में। तो मेके में मेरे पिताजी जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो उनसे भी बातचीत होती थी और यहाँ पर हमको न्यूज़ और पेपर पढ़ने का बहुत आदत है। अभी निगम के काम में जीवन का ये अनुभव कैसे काम आता है? जब आप पहली बार मेयर बन के दफ्तर गई तो क्या अधिकारी आपको इस निगाह से देख रहे थे कि मेयर साहब से काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? शुरू में तो अधिकारियों ने सोचा था कि हाउस वाइफ आई हैं, क्या कर पाएंगे, इनको कुछ आइडिया नहीं होगा। लेकिन मेरे पति 3 बार से MLC हैं, तो उन्होंने मुझे बतलाया कि तुमको ऐसे काम करना है, तो उनके सुझावों पर मैंने अमल किया। तो आज सभी अधिकारी बहुत खुश हैं कि नहीं मैडम काम कर पा रही हैं। आप न सिर्फ स्वनिधि योजना के अंतर्गत 12वीं पायदान से लेकर अपने निगम को 4थे पायदान पर ले आई हैं, बल्कि साथ ही आप अनाथ बच्चों के भरण पोषण की संस्था का भी आपने निर्माण कराया। आपने 110 अनाथ बच्चों को शिक्षा दिलवाई। तो सामाजिक कार्य कितना आप कर पाती हैं जब आप मेयर की उपाधि पर विराजमान होती हैं? अगर आपके मन में किसी चीज़ की इच्छा हो तो आप उसके लिए समय निकाल ही पाते हैं। वैसे जब हम बात करते हैं सामाजिक कार्यों की तो इसमें गंगोत्री जी कम नहीं है, पीछे नहीं है, लेकिन शायद ही कोई सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा हो जो ये सोचे कि ये वही गंगोत्री कुजूर है जिसके हाथ में एक वक्त हॉकी की स्टिक हुआ करती थी। तो ये हॉकी का डंडा लेके अब राजनीति में डंडा कैसे चला रही हैं आप? बहुत आसान है। आसान है जी, किसी भी काम को लेने का एक संकल्प होता है और ये सही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये रुख मेरा हो जाएगा, पॉलिटिक्स में कभी मैं जाऊं, लेकिन मैं बतलाती हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष भी होता है। मेरे पति इसके प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि आप राजनीति की ओर जाएंगे क्योंकि आपका सामाजिक जो बेस है वो काफ़ी मजबूत है और जब आप राजनीति की ओर चलेंगे तो ये काफ़ी सहयोग होगा। एक बात बताएं गंगोत्री जी, आपने और उषा देवी दोनों ने पति का उल्लेख किया। जी। अब जब महिला राजनीति में आती है तो लोग कहते हैं कि सरपंच पति, विधायक पति, मेयर पति, ये सुनकर बुरा नहीं लगता? ऐसा कभी हुआ नहीं। क्या आपके लिए आसानी हुई क्योंकि आप 2006 में राज्य की सूचना आयोग में अधिकृत रूप से सेवा दे रही थी? जी बिल्कुल, बहुत आसानी। मुझे तब पता चला कि जो हमारे लोग हैं, बिल्कुल लेमैन जिनको बोलते हैं, उनके लिए कितनी परेशानी होती है वहाँ तक पहुँचने में, पदाधिकारियों के सामने उनको जाने में, उनसे काम लेने में। तो ये अनुभव आपको विधायक के रूप में कैसे काम आया? जी बिल्कुल काम आया। मैंने वहाँ पे रहते हुए ये मैंने देख लिया था कि किस ये में कितने छेद हैं, कहाँ से प्रवेश होना चाहिए, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत होती थी अपने लोगों के लिए काम करने का, वो एक तरह से म्यूजिक डंडे की तरह मैंने उसको इस्तेमाल किया। आप अपने जीवन के अब तक के सफ़र की राजनीतिक उपलब्धि क्या मानती हैं? राजनीतिक उपलब्धि एक कार्य साधना है। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ वो मेरे जीवन की सार्थकता है। मैं आदिवासी ये साथी हूँ, तो अपने लोगों के बीच जिसमें महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ने वाली हैं, उनके ऊपर जो कार्य करने की जो क्षमता है, अदम्य क्षमता, तो उनके बीच जब मैं जाती हूँ तो उनको देखती हूँ कि कैसे वो लोग कार्य। और ये पंचायत का जो चुनाव हम लोगों ने कराया वो इसका उदाहरण है कि जहाँ हमने 50% उनको रिजर्वेशन दिया, उन्होंने 60% हासिल किया।
तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जब महिला 50 की जगह 60 जीत कर आती है तो पुरुषों में थोड़ा बहुत होता है। बिल्कुल होता है। क्या कहते हैं पुरुष फिर? हम लोग अब बर्तन धोएंगे, खाना बनाएंगे, बच्चे खिलाएंगे, ये बातें आती है। तो उषा जी, आपके तो पति, जैसे आपने कहा 3 बार के MLC रहे, जैसे कि गंगोत्री जी कह रहे हैं कि एक बार अगर महिलाओं ने 50% रिजर्वेशन में 60% सीटें जीत ली तो क्या इसी प्रकार की चर्चाएं पुरुष भी करते हैं? पुरुष भी करते ही हैं। जैसे बिहार में अभी पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, तो मेरे 25 बार पास लेडीज़ हैं, 20 जेंट्स हैं, तो उन लोगों ने कहते हैं कि हम लोग का नंबर कट गया। और जब ये सारे इकट्ठे होते हैं 25 महिला और 20 जेंट्स, तो कई बार ऐसा लगता है कि पुरुषों को लगता है कि वो कम ही बोले तो बेहतर, वरना 25 हावी हो जाएंगी। सही है। वैसे ये कहना उचित होगा कि एक तरफ उषा जी एक बार मेयर का चुनाव जीत चुकी हैं, 20,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से गंगोत्री जी ने राज्य सूचना आयोग में अपना योगदान दिया, फिर साथ ही विधायक रही। लेकिन एक और महिला जो हमारे मध्य में, आशा लाकड़ा, उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की एक सामाजिक और विद्यार्थी संगठन से। तो आशा जी, जब आप विद्यार्थी जीवन में राजनीति करती हैं और जब आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करती हैं, राष्ट्रीय राजनीति करती हैं अथवा मेयर का चुनाव लड़ती हैं, ये तीनों पड़ाव में आपको क्या अंतर लगता है? सबसे पहले तो मैं आपको जोहार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आपको कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने अपने घर से निकला राजनीति करने के लिए, तो उस समय मैं विद्यार्थी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे एक बड़ा छात्र संगठन मिलता है, तो बड़ा छात्र संगठन ने एक मूल मंत्र दिया, ज्ञानशील और एकता। ज्ञान प्राप्त करते हुए, चरित्र का निर्माण करते हुए एकत्रित होकर राष्ट्र का पुनर्निर्माण कैसे करेंगे, इस दृष्टिकोण से काम करने का एक मौका मिला। लेकिन आपने जिस विद्यार्थी संगठन में काम किया, वहाँ पर संगठन की जो मूल भावना से दायित्व होता है, मतलब कि जो सेंटर पॉइंट होता है संगठन पॉलिटिक्स का, वो व्यक्ति होता है संगठन का मंत्री, और वो मुख्यतः पुरुषों का उसमें राज रहता है। तो जब एक महिला संगठन मंत्री बनती है और इसका मतलब वो आदेश देती है कि संगठन कैसे चलेगा, वो कोऑर्डिनेट करती है संगठन को, तब क्या फ़र्क देखते हैं महिला को जब ये जिम्मेदारी मिलती है? जी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसको समझना, यानी एक कॉलेज कैंपस से लेकर के सबके साथ समन्वय बनाना, साथ में गुरु शिष्य दोनों को चलाना। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि सिर्फ हमारे देश में पहला विश्वविद्यालय संगठन मंत्री थे जिन्हें मुझे काम करने का मौका मिला, और वो बहुत ही सराहनीय था। पुरुषों से बराबर करके हमने चलने का प्रयास किया। आशा जी, लोग ये मानते हैं कि विधानसभा में या देश की संसद में थोड़ा बहुत अनुशासन होता है, लेकिन कैंपस पॉलिटिक्स बहुत टफ होती है, उसमें हिंसा के ज़्यादा मौके रहते हैं। तो ऐसे वातावरण में एक महिला का राजनीति करना कितना मुश्किल है? देखिए, मैं ये तो नहीं मानती कि हिंसक राजनीति होती है। विद्यार्थियों के बीच में विद्यार्थी छवि के साथ पढ़ने वाला व्यक्ति ही वहाँ रहता है जो राजनीति करता है। और विशेषकर अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको पुष्टअप करने के लिए उन्हें राष्ट्र हित के लिए सिखाया जाता है। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है। मैंने जो काम किया है विद्यार्थियों के बीच में, मैंने कई कॉलेज में गए, चाहे वो सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, और आज पूरे देश भर में अगर देखेंगे तो प्रशासनिक सेवा में, एजुकेशन क्षेत्र में, ऐसे सभी जगह महिलाएं काम कर रही है। तो मैं ये कहूँ कि लड़ाई झगड़ा का नहीं, ये एक संस्कार का संगठन है। अरे वाह! तो हमारे साथ आज 3 भिन्न भिन्न प्रकार की महिलाएं हैं। एक जो हाउसवाइफ थी और अब मेयर के पद पर आसीन है, एक जो हॉकी प्लेयर थी, सूचना आयोग में गई और फिर विधायक बनी, एक जिन्होंने शुरुआत की विद्यार्थी जीवन से, राजनीति से, और मेयर का चुनाव लड़ते लड़ते अब राष्ट्रीय राजनीति में। तो उषा जी, अगर कोई हाउसवाइफ चुन रही हो आपको, जिसका शायद थोड़ा सा एक सपना हो कि वो चुनाव लड़ना चाहती है, राजनीति करना चाहती है, उसको आप क्या सुझाव देंगी? उसको मैं यही सुझाव दूंगी कि पहले अपने अगल बगल में देखें कि हम क्या कर सकते हैं, अगल बगल में हमारी क्या दिक्कत है, उनकी समस्याएं को दूर करने की कोशिश करें। उसी तरह धीरे धीरे करते करते उनको अनुभव हो जाएगा तो वो आगे की राजनीति कर पाएंगी। गंगोत्री जी, हॉकी का स्टिक हाथ में लेते हुए अगर महिला किसी आधिकारिक पद पर है, लेकिन वो आधिकारिक पद को छोड़कर राजनीति का रुख करना चाहती हैं, लोग कहते हैं कई बार ये चांस मत लो, क्या पता राजनीति फले ना फले, तो ऐसी महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? जी देखिए, दृढ़ संकल्प किसी के मन में हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। और मैं तो यही कहूँगी कि कहीं भी किसी भी जगह पे आप जब खड़े होते हैं तो आपका वजूद वहाँ पे होना चाहिए कि आपके रास्ते किधर जाएंगे। जिसने अपना वजूद विद्यार्थियों के बीच में राजनीति करके बनाया, ऐसी आशा लाकड़ा से आज पूछना चाहती हूँ। आशा, कोई गारंटी नहीं होती स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो है वो नेशनल पॉलिटिक्स में भी फले, तो अगर ये अपने लिए गारंटी करना है तो आपको क्या करना चाहिए?
देखिए, मैं तो इतना कहूँ कि आप छात्र राजनीति करते हैं, उसी में आपकी दिशा और दशा बनती है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे। एजुकेशन क्षेत्र में जाएंगे, प्रशासनिक क्षेत्र में जाएंगे या राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे। चूज आपको करना है, आपको जाना कहाँ है। मैंने राजनीतिक क्षेत्र को चुना और आज राजनीतिक क्षेत्र में एक अच्छे मुकाम पर राष्ट्रीय सचिव का जिम्मेदारी है। कि हम कहते हैं ना कि संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो बूथ से लेकर के मंडल और मंडल से लेकर जिला, जिला से लेकर राष्ट्र तक का जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं बहुत सराहनीय कदम है। लेकिन मेहनत जरूरी है, सोच आपकी, विचार आपकी, लक्ष्य अपनी होनी चाहिए। लेकिन एक बात बताओ आशा, सोच महिला की, विचार महिला का, मेहनत महिला की, सफलता हुई तो सबकी, असफल हुई तो महिला की। देखिए, मैं इतना कहूँ कि महिला एक माँ है, माँ सबको समेटती है। माँ का सम्मान तभी होता है जब माँ कुछ करती है। बेटी हो, बहू हो या किसी की पत्नी हो, सबसे पहले वो माँ है। इसलिए सबका दृष्टिकोण माँ के ऊपर होती है। इसीलिए माँ कुछ करती है, सबका भला होता है। तो फिर जैसे कि आशा ने कहा, महिला माँ स्वरूपा है, इसलिए जो करती है सभी के कल्याण के लिए करती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर जीतती है तो उस जीत में सबकी भागीदारी होती है, असफल होती है तो कहीं ना कहीं सिर्फ अपने तक उस असफलता को सीमित रखती है। तो जैसे कि आशा ने कहा, फैसला आपका, मेहनत आपकी, जीत राष्ट्र की। इसी संकल्प के साथ आप आगे बढ़ें, चाहे हाथ में हॉकी का स्टिक हो या चाहे आप गृहिणी हो या वर्तमान में किसी कॉलेज कैंपस में छात्रा हो जो सपने देख रही है कि मैं कैसे देश की राजनीति में योगदान दे सकूं। ये संकल्प ले लीजिए, क्योंकि यहाँ के तो आप ही सिकंदर हैं। ये गलियां अपनी, ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे। राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के। यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर। पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान, नहीं समझे हैं वो हमें तो क्या जाता है। हारी बाजी को जीतना हमें आता है। क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 1441 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। स्वागत है आपका हमारी स्टूडियो में। एक नई कहानी इस वक्त गढ़ रही हैं वर्तमान में लोकसभा में दौसा से सांसद जसकौर मीना जी, और साथ ही मध्य प्रदेश में राज्यसभा का वो अपना योगदान देते हुए परचम लहरा रही हैं अपने क्षेत्र का, ऐसी सुमित्रा बाल्मीकि जी। वैसे सुमित्रा जी को अगर आप देखें तो आपको इस बात का विश्वास नहीं होगा कि खो खो भी खेलती हैं, कबड्डी भी खेलती हैं, कंचे भी खेलती हैं, 3 बार का निगम का चुनाव भी लड़ चुकी हैं, आप निगम पार्षद भी रह चुकी हैं, सफाई कर्मचारी आयोग में भी रह चुके हैं। अब ये बताइए सुमित्रा जी, कंचे खेलना अच्छा लगता है या राजनीति अच्छी लगती है? देखिए, वो एक उम्र होती है जो कंचे खेलने की, उस समय कंचे खेलने ही बहुत अच्छे लगते थे, अब राजनीति अच्छी लगती है। आपने 40 साल जनता की सेवा में बिताए जी, और इन 40 सालों में निगम पार्षद जब आप पहली बार बनी, तब क्या ये सपना था मन में कि एक दिन पार्षद सांसद बन जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए अगर आपने कोई अपनी व्यवस्था नहीं की, तो थोड़ा सी ये बतलाइए कि निगम का चुनाव लड़ना और आपके अनुभव से संसद के चुनाव लड़ने में क्या फ़र्क है? जो हम कारपोरेशन का चुनाव लड़ते वो कठिन है, क्योंकि जनता से सीधा संवाद होता है और ज़मीनी चुनाव होता है वो, और छोटा चुनाव होता है। लोग कहते हैं कि कम जनसंख्या का चुनाव है इसलिए छोटा है, या ज़्यादा दिक्कत आती है जब जनसंख्या कम हो? नहीं, जनता से रूबरू होने के साथ ही कड़वे अनुभव प्राप्त होते हैं फिर उनसे, कि मूलभूत सुविधाएं जो उनकी होती हैं वो हमें दिलानी होती हैं और मूलभूत सुविधा सीधी प्रशासन से जुड़ी होती हैं, इसलिए बहुत छोटा चुनाव उतना ही कठिन होता है। मुझे बताएं सुमित्रा जी, आप 40 साल से, जैसे कि मैंने कहा, ज़मीनी राजनीति कर रही हैं, तो जब एक महिला आज से 40 साल पहले निगम में जनता का विषय लेकर किसी अधिकारी के पास जाती, आजकल तो ज़माना है कि महिलाएं आपको कई श्रेणियों में राजनीति करती दिखाई देती हैं, 40 साल पहले कितना कठिन था? पहले मोबाइल नहीं था और ज़्यादा करके पैदल जाने पड़ते थे सरकारी उसमें, अब साधन बहुत हो गए हैं तो कठिन काम हुआ करता था। आए दिन विवादों की स्थिति होती थी अधिकारियों से, लेकिन काम कराने में बड़ा संतोष प्राप्त होता था। जब काम होता था लोगों का, महिलाओं का,
कि उनके बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे, या मान लीजिए अस्पताल में कोई महिला भर्ती हो रही है तो बाहर पड़ी हुई है, तो उसको ले जाके भर्ती करवाना। कई लोगों को सुमित्रा जी गलतफहमी है कि नेता बनना मतलब भाषण देना, नेता मतलब फोटो खिंचाना, हाय हाय करना, झगड़ा करना। ये बताएं, जब आप पार्षद के रूप में काम करती हैं या राज्यसभा सांसद के रूप में काम करती हैं, इसमें प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरी है? पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, प्रशासनिक जानकारियाँ भी बहुत ज़रूरी हैं, जो मेरा लंबा अनुभव रहा है। और यदि आपकी किसी अधिकारी से बहस हो जाए तो शब्दों पर भी नियंत्रण रखना भी बहुत ज़रूरी रहता था। पढ़ाई की बात हो रही है तो साथ ही हमारी स्टूडियो में पढ़ाने वाली भी हैं, जो एक शिक्षिका रहीं, जिला शिक्षा अधिकारी रहीं और लोकसभा का 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, 1 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं, जसकौर मीना जी। ये जब टीचर पहली बार जीवन में संकल्प लेती है बच्चों को पढ़ाना है, तो फिर वही महिला लोकसभा में आके कानून की शिक्षा देती है। ये जो जीवन में अंतराल है, इसके बारे में कुछ बताएं जसकौर जी। देखिए, शिक्षक बनकर जो काम हमने किए बड़ा संतोषप्रद काम था। मैं जहाँ जन्मी, जहाँ मैं रही, जहाँ मेरा ससुराल रहा, 0.5% वीमेन लिटरेसी उस एरिया में थी। मैंने सुना आप मीना समाज राजस्थान की पहली महिला ग्रेजुएट हैं। बिल्कुल। जिस समय मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे देवर की किताबों को मैं पीछे से पढ़ लेती, वो जब कॉलेज जाता, और उन्हीं से पढ़ के मैंने प्राइवेट बीए पास किया। और प्राइवेट बीए पास जब किया तो बेटी भी 3.5 महीने की गोद में थी। तो जब आप देवर की किताबें चुप चुप के पढ़ रही थी, तब सास और ससुर ने कुछ कहा नहीं? नहीं, सास मेरी मददगार थी। उस समय ससुर की तो डेथ हो चुकी थी, लेकिन सास हमेशा मेरे सहयोग करती थी। और मैं जब पढ़ कर के बीए किया तो वो बड़ी खुश हुई। फिर जब मैं मास्टरनी बनी, मास्टरनी कहते थे गाँव में सब लोग, तो वो इतनी खुश हुई। लेकिन उसको गांव वालों ने सबने कहा, अच्छा लुगाई की कमाई खाएगी, बहू की कमाई खाएगी, अब तुम्हारे नाज पैदा नहीं होता। मेरे खुद के पिता ने भी उस समय ये विरोध किया कि तू नौकरी मत करना, पढ़ाई कितनी भी कर ले। और जब आप मास्टरनी से शिक्षा मंत्रालय की मंत्री बन गए, तब समाज ने क्या कहा? तब समाज गौरवान्वित हुआ। और जब मैं जिला शिक्षा अधिकारी और डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंची, तब भी समाज गौरवान्वित हुआ, क्योंकि समाज में ये समझ आ गई थी शिक्षा बहुत ज़रूरी है और बेटियों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है। जसकौर जी, कैसा लगा जब आपने पहली बार परिवार को बताया कि आप चुनाव लड़ने वाली? देखिए, मेरा परिवार कभी मेरे लिए बाधक नहीं रहा, और चुनाव लड़ने की तो मेरी भी कल्पना नहीं थी। और मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैं राजनीति में आऊँगी, क्योंकि राजनीति को मैं बहुत उत्तम काम नहीं मानती थी। और ये सोचती थी कि ये तो बाहुबली इस तरह के काम हैं। लेकिन उस समय राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भैरव सिंह जी शेखावत, उन्होंने मुझे साक्षरता का, शिक्षा का काम करते हुए करीब 17 साल देखा था। तो उन्होंने एक दिन जब ये बात रखी मेरे सामने, तो मुझे आश्चर्य हुआ और ये लगा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये बताइए, विधानसभा का चुनाव लड़ना और लोकसभा का चुनाव लड़ना, जैसे कि मैंने सुमित्रा जी से पूछा, पार्षद का चुनाव लड़ना और सांसद होने में एक फ़र्क है। और आपके लिए आपने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, जिला में आप अधिकारी भी रहीं, तो ये तीनों आपने अलग अलग मंजर देखे प्रशासन के। देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क है। लोकसभा का चुनाव राष्ट्र की नीति पर लड़ा जाता है और राष्ट्र की प्रगति पर लड़ा जाता है, लेकिन विधानसभा का चुनाव किसी नीति और नियम पर नहीं लड़ा जाता, और ये बड़ा कठिन चुनाव होता है। लेकिन वर्तमान समय में और उस समय में बहुत बड़ा फर्क आ गया। अब देश जिस तरह से विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, और आज हमारे नेतृत्व पर जो विश्वास है, जो मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, उस विश्वास को लेके आम जनता अब दीवानी है, और वो सोचती है कि मोदी है तो मुमकिन है। जसकौर जी, आप 2 बार की सांसद रह चुकी हैं, आप मंत्री रह चुकी हैं। आज जब हम संसद में देखते हैं कि 100 से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में अपना योगदान दे रही हैं, भिन्न भिन्न पार्टियों की महिलाएं, और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबसे ज़्यादा महिलाएं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सेवा दे रही हैं, तो जो नई पीढ़ी है महिलाओं की, जो इस वक्त आपको सुन रही है, जो ना विधानसभा में है, ना किसी निगम में है, ना कभी पंचायत का चुनाव लड़ी हैं, शायद टीचर का एग्ज़ाम देने बैठी हूँ, उनके लिए राजनीति में कदम रखने के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, महिलाओं को निर्णय में भागीदार होना पड़ेगा, और निर्णय में भागीदार होने के लिए उच्च संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। और वर्तमान समय में जो प्रतिनिधित्व बढ़ा है, आज मैं वीमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो आज 17-18 स्कीम ऐसी हैं जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और वो सशक्तिकरण केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, और इन हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़नी चाहिए, ताकि ईमानदार निर्णय
और ईमानदार सोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हम हमारे देश की योजनाओं की क्रियान्विति भी ईमानदारी से करेंगे। और ये क्रियान्विति, आज ये देखिए कि आपका खुद का मंत्रालय जिसको आप आज संभाल रही हैं, उस मंत्रालय में छोटी सी स्कीम को लूँ, जो मैं मातृ वंदना योजना को भी ले लूँ कि जिसमें गर्भवती महिला को डिलीवरी के पहले 6,000 रुपया मिलेगा। हम कन्या समृद्धि योजना को यदि लें, ये दोनों योजनाएं बहुत छोटी हैं, लेकिन इनको धरती पर उतारना एक गौरवान्वित अनुभव का एक क्षण होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हम शिक्षा के माध्यम से जागरूकता ला सकते हैं और जागरूकता के बाद सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने में हम सक्षम हो सकते हैं। और ये आज जो भारत विकास संकल्प यात्रा निकल रही है, गांव के महिलाओं में, पुरुषों में, नौजवानों में, इनमें सब में जागरूकता आई है कि इतनी योजनाएं भारत सरकार की हैं, अभी तक धरती पर नहीं उतर रही, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार हमारी नहीं थी। आज सरकार डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब निस्संदेह ये काम होंगे और मेरा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं आज भी आत्मा मेरी शिक्षक की है, शिक्षक की आत्मा से ही मैं राजनीति को हैंडल करती हूँ और उसमें मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। ये मानना पड़ेगा कि एक तरफ जसकौर जी डबल इंजन की बात कर रही हैं, अगर मैं इन दोनों महिलाओं को देखूं, सुमित्रा जी और जसकौर जी को, तो ये दोनों ट्रिपल इंजन से कम नहीं हैं। संकल्प लेकर समाज के हर कोने तक शिक्षा का, बेहतर स्वास्थ्य का आशीर्वाद पहुंचाना, और हम सब के लिए गौरव की बात है कि आज हम सब साधनों से लैस हैं, लेकिन इन दोनों महिलाओं ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आज से 30-40 साल पहले की, जब महिलाओं के लिए राजनीतिक कल्पना भी एक करियर की बहुत ही विषम परिस्थितियों से जूझने का संकल्प होता था। इसलिए आज अगर कोई लड़की सुन रही है इन दोनों बहनों को, तो मेरा तो आपसे आग्रह है कि आप भी संकल्प लीजिए, नियत साफ रखिए, ईमानदार इरादों के साथ आगे बढ़िए, बादलों पर पांव तो रख कर देखिए, एक नई ऊंची उड़ान भरिए। सोचा कहाँ था ये जो हो गया, माना कहाँ था ये लो हो गया, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है या झूठा गाँव है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। और बादलों से अगर हटकर हकीकत में धरातल पर आए, तो इस वक्त दो ऐसी महिलाएं हमारे साथ हैं जिन्होंने महिला और राजनीति इस विषय पर गहरा अध्ययन किया है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन आज इन एक्सपर्ट से बात करने की बजाय मैं दो महिलाओं से बात करना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक महिला शक्ति को वो देखती हैं, तो आज का ये नज़रिया और आज से 30-40 साल पहले की महिला और राजनीति में क्या अंतर है, इसी पर हम सबका हौसला बढ़ाने के लिए और हम सबको चिंतन का एक नया अध्याय देने के लिए स्टूडियो में हाजिर हैं मनीषा प्रियम जी। मनीषा जी, आप तो टीवी के पर्दे पर कई बार दिखती हैं, किसी भी राज्य का या राष्ट्रीय स्तर का कोई चुनाव का परिणाम आता है तो मनीषा प्रियम उसमें चुनावी राजनीति के संदर्भ में, सामाजिक परिवेश में क्या क्या बदलाव आ रहा है देश में, इसमें आप चिंतन मंथन करती हैं। लेकिन आज आपने लाइव सुना, पंचायत की लड़की एक 23 साल की प्रधान बनती है, माता पिता को खो देती है, एक लड़की MA की डिग्री हासिल करके ससुराल आती है, वहाँ पर प्रधान बन जाती है, एक महिला ऐसी जो राज्य के सूचना आयोग में होती है वो विधायक बन जाती है, एक ऐसी जो छात्र राजनीति में रही है अब वो राष्ट्रीय राजनीति में योगदान दे रही है, एक महिला जो टीचर के एक पद से आज संसद तक पहुँचती हैं, शिक्षा मंत्री रहती हैं, और दूसरी एक महिला जो सामाजिक, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो बड़ी कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए 40 साल की राजनीति में निगम से लेके राज्यसभा तक पहुंचती हैं। जब अलग अलग प्रकार के सामाजिक परिवेश से आप इन महिलाओं को देखती हैं, सुनती हैं, मनीषा जी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के लिए मन में क्या ख्वाब उठते हैं या फिर क्या संकल्प नए हमें लेने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, हर महिला जो यहाँ आई है वो एक श्रम कर्मी है और वास्तव में महिला एक वर्ग है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज इस सुबह सीखने को मिली है
कि महिलाओं की पूरी कहानी जो है वो निरंतरता के साथ घेरे को तोड़ने की। तो हॉकी वाली महिला जो थी और कंचे वाली जो थी, उनसे मुझे सबसे ज़्यादा लेसन्स मिले। कंचा क्या काम करता है कि घेरे यदि बन गए हैं तो उनको फोड़ने का काम, डिसरप्टर का काम करो। और हॉकी वाली वो बतलाती है आपको कि चाहे कोई भी आवर्त हो, उसमें आंख आप बिल्कुल अपनी लकड़ी लेकर और अपने बॉल पे रखो। तो ये गलत लोग समझते हैं कि महिलाएं जो है वो पुरुष प्रधान वर्ग को तोड़ना चाहती हैं। महिलाएं अपना हॉकी खेलती हैं, सीमा रेखाएं समझती हैं और सीमा रेखाओं को निरंतरता के साथ तोड़ती रहती हैं, चाहे वो कुछ भी करती हैं, चाहे खेत खलिहानी, हल, गोबर, पढ़ाई लिखाई, कढ़ाई, सिनाई, बुलाई, या फिर आपके जैसा वो मंत्री भी बनती हैं। और मैं यहाँ पे एक पंक्ति आपको सुनाना चाहूंगी, महादेवी वर्मा जी, वो लिखती हैं, चित्रित तुम मैं रेखा क्रम, तुम असीम मैं सीमा का भ्रम। ये बताएं, जब हमने इन महिलाओं से चर्चा की तो इनमें से एक ने कहा कि 25 महिलाएं चुनकर आई और 20 पुरुष चुनकर आए, तो कुछ पुरुषों ने ठहाके लगाते हुए कहा कि अब हम बर्तन मांजेंगे और तुम सारी महिलाएं ही नेतृत्व करेंगी। तो कई लोगों को ये कहीं ना कहीं भय है, कई लोगों को ये चिंता है, कई लोग हीन भावना से इस विषय पर चर्चा करते हैं कि अगर अब ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम हो गया तो पुरुष क्या करेंगे। महिला तो ये फ्रिक्शन नहीं देखती, तो समाज में इस फ्रिक्शन या इस तनाव के बारे में चर्चा क्यों होती है? महिलाएं निरंतर ये सोचती हैं कि हमको समाज को बचा के रखना है और समाज में सब कुछ को परिवर्तन की तरफ कैसे ले जाना है। मैं तो उस प्रदेश की हूँ जहाँ छठ किया जाता है, तो हम सूर्य को अपना अर्घ देकर अपने काम में हो लेते हैं। गाय गोरू जो कुछ भी करना है वो करके और साड़ी बांध के काम पे निकल पड़ते हैं। गाय गोरू की बात करने वाली, गांव की राजनीति से उभरती हुई महिला, पार्लियामेंट तक पहुंचने वाली, इस पर विश्लेषण करने वाली मनीषा प्रियम की इस बात को बड़ी ही संजीदगी से सुन रही हैं सूजन फर्ग्यूसन। अब सूजन का हम परिचय देना चाहेंगे, अंग्रेजी में आपसे गुफ्तगू करेंगी। हमारे देश में संयुक्त राष्ट्र में महिला संबंधी विषयों पर नेतृत्व देती हैं सूजन, और सूजन से मैं मुखातिब हो रही हूँ अंग्रेजी में। सूजन, व्हेन यू हियर अबाउट women in India, as Manisha said, coming from rural backgrounds, coming from financially challenged backgrounds, coming from tribal communities, we are very proud that our head of state is a woman, the first ever tribal woman from a very poor family, who is now the Supreme Commander of the Armed Forces in India. What does this mean for the world when you see Indian women do so well and make a political space for themselves, not only as pradhans, not only as mayors and councillors and parliamentarians, but also now there is a decisive women's vote bank. So what does it mean in the global context? Well, I think it's really inspiring, actually, because I think only 15 countries have a woman head of state. So, you know, India is the largest country in the world now. It's got one of the few still booming economies. And India really is a global South leader and emerging as a global leader in general. So I think the rest of the world looks at what India does and thinks this is amazing. It really is a game changer, along with the reserve seats for women in Parliament recently passed. I know from within the UN system is, you know, sort of promoting this idea. India can do it. Why can't other countries do this? The Prime Minister, Susan, has led from the front when it came to issues concerning women. We have today close to 240 million women who have a bank account under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. 70% of the beneficiaries in Mudra Yojana, the Mudra scheme of without collateral financing small businesses, that too has an overwhelming number of female beneficiaries. Stand Up India has 80% women beneficiaries. And yes, when the Prime Minister resolves to pass the Women's Reservation Bill and ensures a political seat for women in Indian Parliament, what was the global reception to such a historic move? Well, I think people were overwhelmed, actually, and I must say I was as well. It came on the heels of the G20 success, where the Prime Minister and yourself and others really were able to push the idea of women-led development, resulting in a declaration that's by far the most gender-sensitive of any. And so then this was yet another amazing achievement, I think, for the Indian government straight after. For the G20, Susan, like you said, very kindly so, that the women's issue became central to dialogue and deliberation.
if not for India's presidency, the women's agenda would have always been at the sideline, being discussed in the development sector and never become a part of the leaders' declaration. How much of an importance do you give to India's presidency and the fact that the women's agenda was internationalized through the leaders' declaration? I think it's an incredibly important step. You know, this is 20 of the largest economies in the world. Now there's some really impressive decisions that have been made to close the gaps between women and men. And I think that stands to benefit, I think it's 80% of the population live in these countries. So I think it's really imperative, this kind of work that India is leading globally. मनीषा जी, जैसे कि सूजन कह रही हैं, विश्व के 20 ऐसे राष्ट्र जो संपन्न हैं, विश्व के 20 ऐसे राष्ट्र जिसमें धरती की 80% आबादी रहती है, ये तब तक महिला के एजेंडा को, महिला विषयों को अपने चर्चाओं के वार्ताओं का केंद्र बिंदु नहीं बनाता जब तक भारत G20 की प्रेसिडेंसी में विद्यमान नहीं होता। इसका आप राजनीति की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से क्या इम्पैक्ट देखती हैं? देखिए, भारत की इस प्रेसिडेंसी की सबसे बड़ी बात जो रही है वो ये है कि महिलाओं को आगे रख कर तब चलेंगे। विकास का मतलब जब हम ये समझेंगे कि वो चुप्पा महिला जिसकी आवाज़ भी सुनने को हम नहीं तैयार थे, वो आज ऑल इंडिया रेडियो के उस पटल पे आज लड़कियां आके आपको बता रही हैं कि गांव में किस मशक्कत से हमने चुनाव लड़ा। तो ये एक तरह से सीमा को केंद्र में लाने की बात है। और महिलाओं जिनको कि आज तक सबसे ज़्यादा क्या सोचा जाता है, चुप्पा वोट बैंक, बोलेंगी नहीं लेकिन वोट बैंक देंगी। अब ये समाज बदलेगा और जिन दायरों को केवल मर्दों का घेरा समझा गया था, चाहे वो पार्लियामेंट हो या आर्थिक विकास हो, सब पर महिलाएं सामने आएंगी। मनीषा जी की बात सुन के मर्द बिल्कुल परेशान ना हो। महिलाएं नहीं चाहती कि मर्दों का तख्ता पलटा जाए। महिलाएं तो ये चाहती हैं कि राजनीतिक रूप से भी अगर वो सशक्त हों तो समाज के कल्याण में उनका योगदान हो, आर्थिक व्यवस्थाओं में उनका योगदान हो, और समाज का चाहे कोई भी समुदाय हो, कोई भी वर्ग हो, उनको एक संकल्पित भावना से समृद्ध बनाने का महिला का एक संकल्प रहता है। हम इस बात का गौरव करते हैं कि न सिर्फ महिलाएं एक वोट बैंक के रूप में उभरी हैं, बल्कि भारत की अध्यक्षता में अब G20 राष्ट्रों में भी महिलाओं को केंद्र बिंदु हमारे नेताओं ने बनाया है। साथ ही इस बात का विशेष गौरव कि जब नया संसद भवन निर्मित हुआ, जैसे कि लक्ष्मी का प्रवेश होता है नए भवन में, उसी प्रकार से हम संवैधानिक लक्ष्मी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्वरूप में प्रवेश होते देख चुके हैं भारत की राजनीति में। तो चाहे आप पंचायत में हो या पार्लियामेंट में, संकल्प एक कि हमें अपने राष्ट्र को 2047 तक विकसित बनाना है। तो मेरी आशा है, मेरी अभिलाषा है कि चाहे महिला हो या पुरुष, आज उस महिला की आप ज़रूर मदद करें जिसने ठान लिया है कि भारत को विकसित 2047 तक बनाना है। ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया, ठान लिया, ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे, तो ये फलक मगरूर बेबस होके तेरे आगे दिखेगा मजबूर। तुम ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना ना ना, तुम ताना ना 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 रे। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। पंचायत से पार्लियामेंट तक, इस विषय पर आधारित था आज का कार्यक्रम नई सोच नई कहानी और रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। कार्यक्रम से जुड़ी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं 9289094044 पर। सुनते रहें आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।